तो देखिए कांस्टेंट मोशन का रिलेशन अब जो हम लोग देखेंगे और प्रॉब्लम के थ्रू ही देखते रहेंगे, और स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे रिलेटेड जितना भी अच्छी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। ताकि साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम का मैं भी, जैसे रेशनल मोशन में बहुत सारा प्रॉब्लम लिए थे, कुछ आप लोग के लिए बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम से आधा क्लास स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत जगह कुछ शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक रहता है, लेकिन मैं फिजिक्स में खास करके शॉर्टकट जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उससे मैं बचना चाहता हूं, ताकि बच्चों को रियल लाइफ फिजिक्स का पहले खुद से नॉलेज डेवलप हो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके अंदर के बात, उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ। ए वेज फिक्स्ड है, करेक्ट, और M2 का मास है 4 kg और M1 का मास है 3 kg। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। कल तो आप लोग का स्कूल है नहीं, कल शाम का क्लास सुबह अरेंज कर दें। 31 है तो नहीं, बायो, कल तो बायो ही है। अरे कल बर्थडे है तो कोई बात, शाम में सेलिब्रेट कर लीजिए। 31 भी बर्थडे भी है, अपनी बढ़िया बात है। नहीं, बाकी बच्चों के लिए सोचिए। कल तो शाम में 2 बायो ही था ना, तो मैं आपके फेवर में सोचा, आप नहीं चाहते हैं तो जो रूटीन रहेगा वही रहेगा। कल 31 है, शाम में थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा। पूरा दुनिया जब बंद है, छुट्टी है, चलिए कोई बात नहीं है। ऐसा ऑफिस खुला है, सब कुछ बैंकिंग सिस्टम सब कुछ ओपन है। देखते हैं, आप प्लानिंग करते हैं। मैम लोग से पूछता हूँ, इफ़ दे एग्री, देखिए मुझ पर भी सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, इफ़ दे एग्री, क्योंकि देखिए कोचिंग चलाते हैं तो कोई फेस्टिवल आता है तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं सोचता हूँ, मैम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ, वो भी फैमिली वाले लोग हैं, तो उनका थोड़ा सा मतलब होता नहीं कि मतलब सब दुनिया सेलिब्रेट कर रहा है और मैं उनको बुला के बोलो कि क्लास लीजिए, तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता रहता है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ मैं अपना सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीनों मिलाकर कंबाइंड डिसीजन होता है। इधर कुछ जैसा डिसीजन लेते हैं वैसा कॉपरेट कर लीजिएगा। दूसरा दिन कॉलेज चले जाइएगा, एक आध दिन कॉपरेट कीजिए। इसी बात पे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे रोकना चाहूँगा, ये जब तक मेंशन नहीं, ये इसके टच में नहीं है, जब तक मेंशन नहीं किए हैं, मतलब ऑल सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। सबसे पहला आपको कन्फ्यूजन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या हो रहा है, मतलब आप शेयर कीजिए कि सर मैं जब सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ इसके लिए। नहीं भाई, सबसे पहले कन्फ्यूजन तो ये हो जाना चाहिए कि ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। मास पे, लेकिन मास तो वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना, बिना सॉल्व किए पहले तो आप डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर कुछ तो सपोज करना पड़ेगा, व्हाट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये तो पता है कि M1 और M2 डायरेक्टली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका कांस्टेंट मोशन तो होगा।
और ये भी पता है कि बहुत आसान सा कांस्टेंट मोशन वाला एग्जाम्पल है कि अगर ये 1 मीटर इधर आएगा तो ये 1 मीटर इधर जाएगा, हाँ या ना। जितना ये स्ट्रिंग रिलीज होगा उतना ही स्ट्रिंग इस तरफ एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका कोई चक्कर नहीं। इसका नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और इसका अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। लॉजिकल बात है। ये 1 मीटर इधर जाएगा तो 1 मीटर इस तरफ स्ट्रिंग लूज होगा तो उतना ही 1 मीटर नीचे जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये पहला समस्या होगा। तो आपने बोला ना डिफरेंस ऑफ मास, करेक्ट, तो सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे। दैट्स वाई इस टाइप के प्रॉब्लम में विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपका टाइम ज़्यादा भाई बहुत जगह मिलने वाला है आज के बाद अब, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम खास करके इस टाइप के प्रॉब्लम में जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, रफ सरफेस नहीं है, तो आप अपने तरफ से कुछ मान लीजिए। लेट एक्सेशन ऑफ m1 वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका एक्सेशन ए रहेगा तो इसका भी इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, तो डायरेक्शन तो मैंने दिया और ए लिखा मैग्नीट्यूड, क्या लिखा, बट मैग्नीट्यूड नेवर भी निगेटिव, करेक्ट। तो यहाँ से ए का वैल्यू जो मैंने माना कि नीचे की तरफ है, अगर ए पॉजिटिव आ गया मतलब बी आर करेक्ट, बट अगर निगेटिव आ गया देन जस्ट अपोजिट जाएगा। फिर दोबारा क्वेश्चन को नहीं बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। क्योंकि इसमें ऐसे ही हो सकता था, या तो ये इधर आता तो ये ऊपर जाता, तो ये ऊपर जाता तो ये नीचे आता, और कोई ऑप्शन है नहीं। अब सॉल्व कीजिए, समझे बात को इस क्वेश्चन से, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। अदरवाइज आप क्रॉस चेक कीजिएगा, अच्छा इधर फोर्स ज़्यादा है इधर फोर्स कम है, उसमें तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अब सॉल्व करें। सबसे बड़ा काम था तो फ्री बॉडी डायग्राम का, तो फ्री बॉडी डायग्राम M1 का बनाते हैं स्टूडेंट। M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो M1G और एक टेंशन, और जो मैंने माना है उसके अकॉर्डिंग मैं कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, M1G माइनस टी इक्वल टू M1A। देखिए तो मैंने क्या सही लिखा, सही है ना, ध्यान से देखिएगा देवार से बिदार से। और M2 फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, कौन कौन सा फोर्स M2 पे लग रहा है, एक M2G, ठीक है ना, एक N, और कोई फोर्स, टेंशन, करेक्ट है ना। और ए एंगल कितना है, ए कितना रहेगा भाई, तो ए कितना रहेगा, भाई एक लाइन के अलोंग द लाइन 180 होता था, 30 तो 150 हो जाएगा ना, करेक्ट। अब बिकॉज मैंने M2 का एक्सेशन ऊपर की तरफ माना है इंक्लाइन प्लेन का, तो इसमें मैंने सारे फोर्स का कंपोनेंट अप अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व करूंगा। ये ऐसे दिखाने का मतलब है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल दिस थ्री फोर्सेज अलोंग विच डायरेक्शन, अप अलोंग द, आप लोग सेंटेंस बना लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अप अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अप अलोंग द इंक्लाइन प्लेन।
हो गया ना। बोलिए टी का कंपोनेंट इस आंसर में क्या होगा, टी cos 0 लिखा है तो टी लिख देते हैं, टी cos 0 मतलब टी। एन का कंपोनेंट एन cos 90 0, और एम जी का कंपोनेंट m2g cos 150। वेरी गुड, m2g cos 150 इक्वल टू व्हाट, m2a। और cos 150 कितना होता है स्टूडेंट, माइनस m2g cos 30 कर दें। cos 150 इक्वल टू cos 180 माइनस 30, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा इक्वल टू m2a। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब मैं इस डायरेक्शन में, इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक नहीं करूंगा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है क्या मुझे, नहीं है। तो जो पूछा गया वही निकालना है, राइट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपस में ऐड करते हैं, मतलब दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में कितना अननोन, दो, करेक्ट। जैसे आप ये भी शायद आप तो इधर उधर का थोड़ा देखते रहते हैं वीडियो वगैरह, मुझे पता है सर सारे फोर्स को स्ट्रिंग के लॉन्ग कर देते हैं, ये दिमाग चल रहा है ना ऐसा कहीं पे आप बोले थे तो मैं आप लोग बोल देता हूँ, सारे फोर्स को स्ट्रिंग के लॉन्ग करते हैं, जो बड़ा रहेगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो सब शॉर्टकट ट्रिक मैंने क्या बोला बाद में। निहार कुछ मुझसे कभी कभी बीच में पूछते हैं, तो उनका पूछने से पहले मुझे पता चलता है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो अभी आप इनिशियल में शॉर्टकट ट्रिक मत डेवलप कीजिए, आप इनिशियल में सब्जेक्ट सीखिए, सब्जेक्ट का रियल कॉन्सेप्ट कैसे होता है, तब कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाद में आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। शुरू से ही अगर शॉर्टकट ट्रिक में चलेंगे तो रियल का फिजिक्स कंपोनेंट ये सब नहीं समझ में आएगा। तो पहले क्या सीखना है, और ऐसा नहीं कि हाँ आप इस तरीके से जाएंगे तो आपका नहीं होगा, ये दिस इज़ द रियल वे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड कर देते हैं तो टी और टी आपस में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और बचेगा क्या, m1g माइनस m2g cos 30 इक्वल टू व्हाट, m1 प्लस m2 इंटू a। देन a इक्वल टू m1g माइनस m2g cos 30 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब मुझे बताइए कि a का वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है, वैल्यू पुट करके अपना चेक करें। तो m1 कितना था, तो 30 माइनस 40 इंटू रूट 3/2 और डिवाइडेड बाई 7। तो कितना हो जाएगा, ए वैल्यू हो गया है निगेटिव, करेक्ट। ए वैल्यू क्या है, निगेटिव। दैट इसका मतलब है कि एक्सेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट जो मैंने मान के बनाया वो सही है या गलत हो गया। इसका मतलब है कि m1 किधर जाएगा, ऊपर, और m2 किधर जाएगा, डाउन अलोंग द इंक्लाइन। समझ गए एवरीवन। दोबारा सॉल्व नहीं करना है, बस एरो चेंज कर देना है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, करेक्ट है ना। यहाँ पे सिर्फ क्या बोलकर, सिंस दिस वन इज निगेटिव therefore my assumption is what, wrong. It means m1 is going up and m2 is going down along the inclined plane. अब इसमें अगर टेंशन निकालना रहता तो a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें या इसमें। बट इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू मिला है विथ नेगेटिव साइन वही पुट कीजिएगा, करेक्ट। ऐसा नहीं फिर ए को पॉजिटिव बना के, वो तो एक्सेशन ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे तरफ, लेकिन जब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये मिला है, तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग मिला ना, तो आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो आंसर है उसको यहाँ पुट कीजिएगा, तब रियल में टेंशन का वैल्यू मिलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो आप दोबारा अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो नहीं, तो फिर दोबारा बनाइए सेम चीज़ को, फिर से सेम रिपीटेशन होगा। आपको नहीं तक दोबारा बनाएंगे तो फिर यहाँ पे t माइनस m1g इक्वल टू m1a लिखाएगा, ऊपर तक रिजॉल्व करेंगे।
पहला क्वेश्चन, फाइंड एक्सलेशन ऑफ m1 एंड m2। फाइंड आउट एक्सलेशन ऑफ m1 एंड m2। सेकेंड क्वेश्चन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। थर्ड क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन पुली exerted by a string। Net force on pulley due to a string। ये भी प्रॉब्लम कांस्टेंट मोशन का है या नहीं है? तो इसका एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज? क्यों? क्योंकि सर ये 1 मीटर इस तरफ आएगा तो इसको 1 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब m1 का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और m2 का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो नहीं था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कांस्टेंट रिलेशन बहुत आसान सा आएगा, ऐसा तो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आएगा नहीं, आएगा भी कांस्टेंट मोशन पे। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इन्वॉल्व करेगा तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल जो आपको उतना पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा तो उस पर हम प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, एक मिनट। ऑनलाइन के बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। का कितना आया? सर 0 आ रहा है। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, जो भी सॉल्व किए होंगे इतना टाइम काफ़ी है इस प्रॉब्लम के लिए। जो भी सॉल्व किए होंगे तो ए का वैल्यू 0 आना चाहिए। क्या एक्सेशन का वैल्यू 0 आया है जो भी सॉल्व किए हैं?
बट इनिशियली तो आपको नहीं पता था, कुछ तो आप माने होंगे किधर जाएगा। तो देखिए इसमें अगर ये पहले से ही सोचते कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो टाइम वेस्ट हो जाता। मैंने मान लिया कि ए इधर जाएगा तो ए इधर जाएगा। अब उसमें ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता मतलब मैं करेक्ट हूँ, और ए का वैल्यू निगेटिव आता, जस्ट उल्टा कर देते, और ए का वैल्यू 0 आ गया मतलब नहीं जाएगा, रेस्ट में है, करेक्ट। तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, करेक्ट है ना। तो मैंने पहले मान लिया, लेट अस सपोज M2 का एक्शन इस डायरेक्शन में है और M1 का एक्शन इस डायरेक्शन में है। अब तब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम किसका? M2 का। तो ये है 30 डिग्री, M1 का। M1 पे कौन कौन सा फोर्स? M1G, करेक्ट। और कौन सा फोर्स? N1। और कौन सा फोर्स? टेंशन। सारे फोर्स को क्या मैं डाउन अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व कर सकते हैं? तो M1 का कंपोनेंट क्या रहेगा? ये 60 हो गया ना एवरीवन, ये 30 तो ये 60, M1G cos 60 लिख सकते हैं। अब माइनस टी और N1 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0। बोलिए हाँ या ना? इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे ही M2 का फ्री बॉडी डायग्राम दिखा दें, या M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। FBD ऑफ M2, तो ये कौन सा फोर्स? M2G, ये क्या रहेगा? N2, और ये क्या रहेगा? ये कितना 60 है ना, ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को जो मैंने माना है उसके अकॉर्डिंग रिजॉल्व कर लेते हैं अप अलोंग द इंक्लाइन। तो बोलिए टी का कंपोनेंट क्या रहेगा? टी, और M2G का कंपोनेंट क्या? डायरेक्टली M2G cos 30 कर दें। आप लोग समझ में आ गए मैंने कैसे कर दिया? M2G का ऊपर की तरफ कंपोनेंट रहेगा cos 150, और cos 150 इक्वल टू व्हाट? जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, cos 150 इक्वल टू माइनस cos 30 और इक्वल टू व्हाट? M2। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड कर देंगे तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा। टी और टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो M1G cos 30 और माइनस M2G cos 30 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो ए का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या आ गया है? 0। व्हाट द कंक्लूजन? इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में, करेक्ट। बट पहले से तो नहीं पता था तो मान के चल रहे थे, तो उसमें टाइम कम वेस्ट होगा। अब देखिए ए का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर डाल देंगे तो क्या टी मिल जाएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1G cos 60, और M1 का वैल्यू तो ये था, ये है ना, तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू 10 इंटू हाफ, हाउ मच? ठीक है ना। √3 का वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया मेरा टेंशन का वैल्यू। यहाँ तक आए, यहाँ तक का सबका सॉल्यूशन करने का तरीका सही है? आपका सही है? हाँ ना बोलते जाइएगा, ठीक है ना। इस तरफ हटाएं ऑनलाइन स्टूडेंट। लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, जिसे भी सॉल्व नहीं हुआ उसको लिखते रहिएगा, ठीक है। तो नहीं तो सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने का रिक्वायरमेंट है क्या? बहुत लेंदी एक पेज का रिक्वायरमेंट है इसमें? इतना सिंपल सा 2 ही काम तो आप कर रहे हैं लाइफ का, एक फ्री बॉडी डायग्राम और दूसरा कंपोनेंट। बट अगर मुझसे पूछेगा सर इसमें और आप और क्या सोच रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा M1 M2 किस पे स्लाइड कर रहा है। बोले किस पे? वो आप लोग बोलते ही नहीं भाई, क्लास में बैठे रहते हैं ना, ये बोलते हैं ना आप लोग बोलते हैं। किस पे स्लाइड कर रहा है? बेज। अब बेज रिजिडली अटैच है ग्राउंड से, तो M1 M2 का डिस्प्लेसमेंट किस पे हो रहा है? इनर्शियल फ्रेम में। करेक्ट, किस पे हो रहा है? इनर्शियल फ्रेम। और हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम में रहकर। एक फ्री बॉडी डायग्राम किसने बनाया? आपने बनाया ना। तो आप कहाँ पे रहकर बना रहे हैं? आपके दिमाग में ये तो होगा, ऐसा तो नहीं कि आप ब्लॉक पे ही बैठ गए, राइट? तो एक्चुअल में अगर हम लोग इनर्शियल फ्रेम से हैं तो दुनिया के हर इनर्शियल फ्रेम से एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम नजर आएगा। ये प्रूफ किए थे फर्स्ट और सेकंड क्लास में किसी एक इनर्शियल, राइट? इसका मतलब बेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन डिफरेंट या सेम? सेम है, ठीक है। चलिए अब आते हैं टेंशन पे। और किस पे टेंशन निकालना था? सॉरी, फोर्स। फाइंड द फोर्स ऑन पुली ड्यू टू अ स्ट्रिंग। तो भाई स्ट्रिंग तो टेंशन ही लगाएगा, टी। इधर क्या लगेगा? देखिए दोनों टी के बीच में क्या एंगल 90 है? राइट एंगल ट्रायंगल था, तो एंगल कितना है? ये तो पक्का पता है कि दो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट उसका एंगल बाई सेक्टर से गुजरता है, तो इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा? ये एंगल 45 पे, करेक्ट है ना? और ये टी आर निकल जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और प्लस 2t cos 90 पैरेललोग्राम लॉ, वो तो टाइम 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको करते हैं t√2 और t पता है यहाँ पे आपको, दिस इज द आंसर। क्या बोले? नहीं, क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द फोर्स ऑन पुल्ली ओनली ड्यू टू अ स्ट्रिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं ड्रॉ किया। जिसका मुझे क्वेश्चन पूछा गया था बस उसी को दिखाया। अगर ये रहता कि फाइंड द फोर्स ऑन पुल्ली ड्यू टू एक्सेल या पुल्ली से रिलेटेड और कोई बात रहता तो मैं पूरा उसका पूरा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता। बट यहाँ पे जैसा क्वेश्चन था मैंने वैसा आंसर दे दिया। मेरा क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट था कि स्ट्रिंग पुल्ली पे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना था, वही मैंने दिखाया। तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट एफबी। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट। यहाँ देखिए ए है टी और ए क्या है? टी। और पुली के बारे में अगर कुछ नहीं बोले हैं तो आइडियल मानिए, अगर आइडियल नहीं रहता तो मास दिया रहता। अरे क्या है? ये अगर पुली कहीं पे नहीं फंसा हुआ रहता एक्सेल में तो इन दोनों स्ट्रिंग की वजह से नीचे आता है ना। इसको रोक के कौन रखा है? फोर्स ऑन पुली ड्यू टू एक्सेल। ये कंप्लीट फ्री ड्यू नॉर्मल की वही नॉर्मल तो दिखाए हैं। ये एक्सेल है, ये क्या है? यही तो ऊपर की तरफ जो लगा रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही एक्सेल लगा रहा है, ठीक है। तो उसको मैं नाम दे दिया फोर्स ऑन पुली ड्यू टू। ये पुली घूमने के लिए ऐसे रहेगा ना एक्सेल, ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा? तो इसी पे तो घूम रहा है पुली, ठीक है। बट एक्चुअली पुली घूम ही नहीं रहा है। अगर ये ऊपर नीचे होता तो पुली रोटेट करता है नहीं करता? नहीं करता। दिस इज क्वालिटी ऑफ आइडियल पुली। आइडियल पुली फ्रिक्शनलेस होता है, तो आइडियल पुली पे सिर्फ स्ट्रिंग स्लाइड करेगा, पुली रोटेट नहीं करेगा। ये तो बताए तो होंगे। आप लोग सुन के उसी टाइम पे बात को हवा में उड़ा देते हैं क्या? सुने? हाँ सर ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट गाना ही चलेगा, दिमाग में बैठाइए जहन में। हो गया ना? अब देखिए, अब आप पूछ लेते, अब यहाँ देखिएगा आपको नहीं था कि ये दोनों टेंशन को ये काउंटर कर देगा। इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा? टेंशन के रिजल्टेंट के बराबर, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, ओके
मास्क लगा के आइएगा नेक्स्ट टाइम से, ये आप ही के सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं ना, तो न्यूज़ देखने से भी इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए। मन में डर आ जाता है। Find the accession of block. Find the accession of block. अरे बेज ग्राउंड के साथ रिजिडली अटैच है। अब इस टाइप का सिस्टम तो आपको तो पहले तो बता दिया है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मान लीजिएगा लेट एक्सेशन इज दिस वन इन दिस डायरेक्शन, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आंसर आ गया देन वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया जो आप माने देन फाइन, अदरवाइज उल्टा डायरेक्शन में जाएगा इस टाइप का सिचुएशन में। करेक्ट भाई। ए ब्लॉक यहाँ देखिए, इस ब्लॉक का 3 ही बात हो सकता था, 4th तो नहीं होगा। या तो ब्लॉक इधर जाएगा, या तो ब्लॉक इधर जाएगा, और नहीं तो ब्लॉक नहीं जाएगा। मान लेते हैं कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मान लिया, लेट अस सपोज एक्सेशन ऑफ दिस ब्लॉक ए डाउन अलोंग द इंक्लाइन, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने सॉल्व किया, ए का वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब यू आर करेक्ट, 0 आ गया मतलब इक्विलिब्रियम में है, और अगर निगेटिव आ गया मतलब ये इधर जाएगा। कितना आसान था बातें, करेक्ट है ना। सॉल्व कीजिए फिर। कितना इसका मतलब आप किधर माने थे जो मैंने लिया, राइट। ओके स्टूडेंट, एक मिनट यहाँ देखिएगा सब लोग। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बोली तो वेरी गुड, क्योंकि मैंने किसी क्लास में सिखाया था कि अगर आइडियल स्ट्रिंग है, क्या है, और स्ट्रिंग का वन ऑफ द एंड फ्री है, दूसरा एंड कहीं से रिजिडली अटैच है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे वही एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक ईच एंड एवरी पॉइंट पे नजर आएगा।
करेक्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप जो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं वही 200 न्यूटन यहाँ पे टेंशन बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टेंशन क्या रहेगा, 200 न्यूटन। करेक्ट है ना। देख लेते हैं एक बार कितना आया आपका आंसर आया है ऑनलाइन स्टूडेंट। बाकी बच्चों का रिस्पांस नहीं आता ऑनलाइन में, क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं या सॉल्व नहीं हुआ? ये एंगल है 30 डिग्री, करेक्ट। तो फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या रहेगा, M1J, ये क्या रहेगा N, ये क्या होगा F2, और यहाँ पे क्या रहेगा T, और T का वैल्यू किसका बराबर रहेगा, F1 इक्वल टू 200 न्यूटन के बराबर। करेक्ट है ना। अब सारे फोर्स को मैं जो माना हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं डाउन अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व करता हूँ। F2 का कंपोनेंट क्या रहेगा, F2 M1G का कंपोनेंट ये 60 हो जाएगा ना स्टूडेंट, M1G cos 60। आप लोग एग्जाम में भी प्रॉब्लम को बनाने के टाइम पे हो सकता है कि साइन थीटा कॉस थीटा लेते हैं, लेकिन ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा। करेक्ट, लास्ट आंसर वही रहेगा। बट यहाँ पे 60 दिखा कर ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, M1G cos 60 और माइनस क्या T इक्वल टू व्हाट M1A। आपको A पता आप ओह एक तो छूट गया ना, नहीं सही आ गया है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और A वैल्यू कितना 50 ना, और माइनस और डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 14। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मेरे एजम्पशन के जस्ट अपोजिट इसका एक्सेशन रहेगा, इधर एक्सेशन रहेगा। करेक्ट है ना। नेगेटिव साइन यही इंडिकेट किया, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एक्सेशन ऑफ ब्लॉक इज जस्ट अपोजिट टू माय एजम्पशन। करेक्ट। टेंशन 200 लिया, यहाँ देखिए टेंशन 200 लेने का पीछे का मेन वजह है कि फ्री एंड किसी भी आइडियल स्ट्रिंग के फ्री एंड पे अगर उसका एंड उस स्ट्रिंग का वन ऑफ द एंड किसी सिस्टम से, किसी बॉडी से, किसी ब्लॉक से अगर अटैच है और दूसरे एंड पे अगर आप जो फोर्स लगाते हैं, करेक्ट, तो वही फोर्स एक्चुअली टेंशन का वैल्यू बन जाता है। बट फिर भी मुझे पता है कि हो सकता है, एक मिनट रुकिए, मान लेते हैं कि आपके यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मन में 1% शंका हो कि सर ऐसा तो नहीं भी हो सकता है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं फोर्स F1 लगा रहा था, इस बात से तो एग्री कर रहे हैं। मैं क्या किया कि स्ट्रिंग का इस तरह वाला पार्ट का यहाँ पे था ना ऐसे, करेक्ट, मैं यहाँ से स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया, करेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लिया स्ट्रिंग का। अच्छा बताइए इसका एक्सेलरेशन, यहाँ देखिएगा इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आया है, ऊपर की तरफ। तो स्ट्रिंग का ईच एंड एवरी पॉइंट का भी है तो एक्सेलरेशन स्ट्रिंग का, ठीक है, स्ट्रिंग मासलेस है बट मासलेस पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो हो सकता है। एक्सेलरेशन क्या, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका भी तो एक्सेलरेशन रहेगा, इसका इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा ए रहेगा, इस पॉइंट का भी क्या रहेगा। मैंने स्ट्रिंग का यहाँ से यहाँ तक पार्ट को कट करके सोच रहा हूँ, ये मेरी मर्जी, मैंने सिस्टम बना लिया, तो ये मेरा पार्ट है, करेक्ट। और यहाँ पे कौन सा फोर्स, टेंशन, और यहाँ पे कौन सा फोर्स F1, और ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है। क्या स्ट्रिंग पे और कोई मास और कोई फोर्स लगेगा इस वाले सेक्शन पे A से B के बीच में, और कोई फोर्स, क्योंकि तो सरफेस के तो कांटेक्ट में है ही नहीं कि नो एन सोचेंगे। सारे फोर्स को मैं नीचे की तरफ रिजॉल्व कर दिया डाउन अलोंग द इंक्लाइन F1 के डायरेक्शन में। तो क्या लिख सकते हैं F1 माइनस T इक्वल टू मास ऑफ सेक्शन AB इंटू ए, बट ए टर्म भाई हो गया 0,
किसकी वजह से, एक वजह से या मास की वजह से, मास की वजह से, करेक्ट है ना। तो क्या F1 इक्वल टू टी हो गया। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे, करेक्ट है ना। तो कॉर्नर में प्रूफ दिखा दीजिए अगर मन में 1% शंका था कि नहीं होता तो। चलिए डायग्राम बनाइएगा। Find the force on the string by the man find the force on the string, this is the string, by the man so that system are in equilibrium, so that system are in equilibrium. ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन लिखिए, ऑल्सो फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मैन एंड बॉक्स। क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आ गया कि मैन एक बॉक्स में खड़ा है और एक बॉक्स इस स्ट्रिंग के सहारे इस पुली से लटका हुआ है और स्ट्रिंग का दूसरा किनारा मैन के हाथ में है, करेक्ट। और मैन इस पे इतना अमाउंट ऑफ फोर्स ही सिर्फ लगा रहा है कि पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। उससे कम या ज़्यादा लगाएगा तो या तो बॉक्स ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे एक्सेलरेटेड हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी सिर्फ क्या किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, रेस्ट के लिए। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मैन एंड बॉक्स, मैन एंड बॉक्स। स्ट्रिंग यहाँ से है, स्ट्रिंग का वन ऑफ द किनारा मैन के हाथ में है। अब इस मैन के हाथ में जो जहाँ पे स्ट्रिंग है उसके नीचे का स्ट्रिंग का कोई मतलब है, बड़ा भी है तो ये लूज पड़ा रहेगा तो मेरे काम का नहीं है, करेक्ट। हो सकता है स्ट्रिंग बड़ा हो, अब पकड़े हुए हैं नीचे वाला पार्ट तो उसमें टेंशन क्या है, जीरो। तो उस सेक्शन का मेरा यूज में रहेगा, मेरा यूज में कहाँ रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही तो स्ट्रिंग टाइट है। तो जो स्ट्रिंग का सेक्शन टाइट रहेगा वही तो टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा, बाकी क्या रहेगा, टेंशन जीरो। ये बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सोल्व कीजिए अच्छे से। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे बनाते हैं इस प्रॉब्लम को।
इन सारे प्रॉब्लम को घर पे फिर से दोबारा जाकर बनाइएगा, तब जाकर रिदम आ पाएगा। ठीक है। सेवन कितना? चलिए, ये तो पता है ना कि मैन जितना फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग पे उतना ही फोर्स लगाएगा मैन पे। स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगाएगा? टेंशन का। तो मैन का फोर्स लगाना स्ट्रिंग पे और स्ट्रिंग में टेंशन रहना, अलग वैल्यू रहेगा या सेम वैल्यू रहेगा? सेम वैल्यू रहेगा। देखिए स्टूडेंट, इसको दो मेथड से सॉल्व कर देते हैं। एक मेथड में बॉक्स और मैन दोनों को तोड़ों का अलग से बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं अपना जो अगर मुझे बनाना रहेगा तो मैं कम टाइम लेना चाहूँगा और सिस्टम का यूज़ करना चाहूँगा, दैट्स व्हाई कि मेरा प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो मान लेते हैं कि मैंने M1, यहाँ देखिएगा M1 और M2 को मैं सिस्टम मान लिया, मैन इंक्लूडिंग बॉक्स, और उसको छोड़कर बाकी एक्सटर्नल एलिमेंट हो गया। तो मैन और बॉक्स को अगर एक साथ सिस्टम मान लेते हैं, करेक्ट है ना? ये मेरा सिस्टम है, करेक्ट? तो अब बताइए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाएंगे। कौन कौन लोग 2T दिखाना भूल गए हैं? अगर सब या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर M1 प्लस M2 का अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या इसके बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट है? बट यहाँ पे ए तो लिखेंगे M1 प्लस M2 इंटू जी। अब बताइए, स्ट्रिंग M1 M2 को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है? M1 M2 आपका सिस्टम है, राइट? देखते हैं पुली पे अगर दो जगह स्ट्रिंग लीव करता है तो दो टेंशन दिखाते हैं। इसका तो किसी सिस्टम को स्ट्रिंग जहाँ जहाँ पे टच में रहेगा उतना जगह पे वो टेंशन आप लगाएगा। से एक स्ट्रिंग होते हुए भी चलता है, स्ट्रिंग यहाँ पे टच कर रहा था और मैन के हाथ में भी तो था, तो जितना बड़ा फोर्स मैन स्ट्रिंग पे लगाएगा उतना ही बड़ा फोर्स स्ट्रिंग मैन पे लगाएगा, और फोर्स टेंशन यहाँ पे कहला रहा है। तो टी ए भी लग रहा है और ए भी लग रहा है। तो अगर M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2 एज ए सिस्टम। पहले तो ये सीखिए, ड्रॉ कीजिए सब लोग। इसमें किसी से अगर एक टी भी छूट गया तो उनका आंसर 750 न्यूटन आ जाएगा। एक टी भी छूट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 750। भाई मैन खींच रहा है ना, किसको? स्ट्रिंग को। अब मैन पे मैन खींच रहा है स्ट्रिंग को, करेक्ट? तो अब मैं स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम से आपसे पूछा या मैन अनबॉक्स का पूछा? सारे का नहीं पूछा, मैं M1 प्लस M2 का पूछा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना बड़ा फोर्स आप किसी सिस्टम पे लगाएंगे उतना ही बड़ा फोर्स वो सिस्टम भी आप पे लगाएगा। तो मैन स्ट्रिंग को पुल कर रहा है तो स्ट्रिंग भी तो मैन को पुल करेगा। बोलिए हाँ, करेगा ना? तो मैंने यहाँ पे ये फोर्स कौन सा फोर्स है? टेंशन। कौन लगा रहा है?
स्ट्रिंग किस पे, मैन पे। क्यों मैंने ऐसा दिखाया, क्योंकि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ करना था, मैन और बॉक्स का, करेक्ट। तो मैन और बॉक्स पे जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो उस टाइम पे स्ट्रिंग पे फोर्स दिखाएं या मैन और बॉक्स पे दिखाएं, तो आप बोल रहे हैं स्ट्रिंग पर भी फोर्स दिखाइए, तो स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, करेक्ट। समझे बात को, मतलब आप बोल सही रहे हैं बट यहाँ पे उसका यूज नहीं है, करेक्ट है ना एवरीवन। चलिए, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं सारे फोर्स को ऊपर की तरफ रिजॉल्व कर दीजिए, अरे बिकॉज ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका मतलब 2t माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी इक्वल टू व्हाट, देन t इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 2, 375 न्यूटन रहना चाहिए आंसर टेंशन का, करेक्ट। ठीक है ना एवरीवन, ऑनलाइन के बच्चे, तो ये तो हो गया। अब क्या निकालना था, तो ये जो टेंशन है वही क्या है एक्चुअली, फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग ड्यू टू मैन, फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग, यस करेक्ट है ना, दिस इज ऑल्सो फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग ड्यू टू मैन। अब इसी क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन व्हाट, मैन एंड बॉक्स, मैन एंड, तो उस केस में आपको फ्रीडम देता हूं, मैन का फ्री बॉडी डायग्राम, मैन और बॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में आना तो पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाने के लिए m1 m2 का जो सिस्टम मानकर अभी आपको काम चलेगा, तब सेपरेट करना पड़ेगा सिस्टम को, सिस्टम मानिएगा तब तक ये आएगा ही नहीं नज़र, क्योंकि इंटरनल फोर्स बना रहेगा, राइट। इंटरनल फोर्स को हम एफबीडी में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, करेक्ट है। तो किसका, मैन का बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां देखिए, मैन पे एक फोर्स तो रहेगा, क्या नाम था, m1g ना, और कौन सा फोर्स, अब यहां पे n भी रहेगा, करेक्ट, क्योंकि बॉक्स को इससे हटा दिए, बॉक्स को मैन से अलग कर दिए, क्योंकि सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम किसका है, ऑफ मैन, तब यहां पे n दिखाएंगे, और कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। और क्या ये बोल सकते हैं, मैन भी तो इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में था, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू व्हाट, डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो n इक्वल टू क्या रहेगा, m1g माइनस t, हाउ मच, 600 माइनस 375, कितना हो जाएगा एवरीवन, 225 न्यूटन। देन व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन मैन एंड बॉक्स, 225 न्यूटन। तो पहले वाले में मतलब स्ट्रिंग पे जो फोर्स है वो मतलब मैन और सिस्टम के मतलब मैन और बॉक्स को लेके दिखाया है। पहले वाले में ये जो दिखा है, ये जो फोर्स है, तो यहाँ पे दो टेंशन दिखा है ना, यहाँ पे ये फोर्स टी कौन लगा रहा है, किस पे लग रहा है, वो पहले बोलिए, मैन पे लग रहा है, यहाँ पे किस पे लग रहा है, बॉक्स पे लग रहा है। तो मैन और बॉक्स दोनों तो मेरा सिस्टम है, इसलिए मैंने दोनों दिखाया यहाँ पे, करेक्ट। हाँ, तो सिस्टम के अंदर का फोर्स मैंने दिखाया ही नहीं, सिस्टम के अंदर का मतलब ये नहीं था कि बॉक्स के अंदर है, सिस्टम के अंदर का मतलब जो मेरा अंडर कंसिडरेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं कि कोई सर ब्लैक बॉक्स है उसको बंद कर दिए, नॉट लाइक दैट, राइट। सिस्टम के अंदर का मतलब मैं किसके बारे में सिर्फ सोच रहा हूँ, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, मैन और बॉक्स। स्ट्रिंग सोच रहे हैं, तो स्ट्रिंग्स बॉक्स के अंदर रहते हुए सिस्टम के अंदर नहीं है, समझ गए, क्या हो गया, सिस्टम से बाहर है, करेक्ट है ना। ये भी कंफ्यूजन हो सकता है भाई, बच के रहना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को सिस्टम मानकर नहीं निकाल सकते थे पहला वाला क्वेश्चन, फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, किसको, स्ट्रिंग का एफबीडी बना के, हाँ स्ट्रिंग को एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है बनाइए। भाई तो स्ट्रिंग को जब, एक मिनट, स्ट्रिंग को एफबीडी बनाएंगे तो नहीं लगता कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड आप करना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग का जब एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे फोर्स नीचे दिखाएंगे, और फिर पुली का भी दिखाना पड़ेगा,
उससे सॉल्व होगा आपका? अननोन ही आता रहेगा ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर ऐसे सॉल्व कर दिए तो? ये और अच्छा है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो यही एक मेथड छोड़ दिया जाए। सेकेंड मेथड क्या हो सकता था, जो 90% ये हो गया ना। सेकेंड मेथड क्या रहता कि जैसे फर्स्ट टाइम अगर इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करते रहता या सॉल्व किया होगा, तो मैं ऐसे किया होगा, मैन का अलग फ्री बॉडी डायग्राम और बॉक्स का अलग तोड़कर, क्योंकि प्रॉब्लम बनाते बनाते पता चलता है ना कि कहाँ पे क्या मानना चाहिए। या अभी आपको जो, जैसे मैं फटाक से जो मान लेता हूँ कि सिस्टम में मानने से अच्छा रहेगा, हो सकता है कि अभी आपका ये डेवलप नहीं होगा, थोड़ा 100-150 प्रॉब्लम बनाइएगा, तब जाकर धीरे धीरे आइडिया लगेगा, और सेकेंड टाइम बनाते बनाते आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। बट अगर ऐसा आप स्मार्टली नहीं भी सोचते हैं तो कोई बात नहीं, इतना तो जरूर आप स्मार्ट हो गए हैं कि ये मैन और बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल सेकेंड मेथड में जनरल जो 90% बच्चे ऐसे करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, करेक्ट। इसको अलग ड्रॉ करते, क्या होता है स्टूडेंट, ए रहता है टी, ए क्या रहता है M1G, और क्या रहता N। कितना अननोन इन्वॉल्व हो गया, N और T, दो। तो दो इक्वेशन तो डेवलप होना पड़ेगा। यहाँ से एक इक्वेशन तो बन गया, N + T = M1J, फर्स्ट इक्वेशन है सेकेंड मेथड का लिए, ठीक है। और उसके बाद किसका ड्रॉ करते, बॉक्स का अलग, करेक्ट है ना। तो बॉक्स, अब एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब सिर्फ किसका, बॉक्स का। तो बॉक्स का जब सोच रहे हैं इसका, तो सिर्फ बॉक्स सोचिए, बाकी सबको माइनस कर दीजिए, करेक्ट। इसका मतलब मैन को अब यहाँ पे दिखाने का रिक्वायरमेंट है नहीं सर, मैन तो बॉक्स के अंदर था बॉक्स के अंदर था, लेकिन यहाँ पे मैन का दिखाने का रिक्वायरमेंट, उसके कारण फोर्स अब दिखाएंगे। बॉक्स के लिए मैन अब मेरा एक्सटर्नल एजेंट बन गया, क्या हो गया, स्ट्रिंग दिखाने का रिक्वायरमेंट है, स्ट्रिंग दिखाने का रिक्वायरमेंट है, या उसके कारण फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट है, फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, M2G, करेक्ट है ना। और एक क्या लगेगा N, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स ड्यू टू मैन। N क्या था, दिस इज द फोर्स ऑन मैन ड्यू टू बॉक्स। तो ए और ए नहीं लगता है, एक्शन रिएक्शन कपल है। और टी कहाँ पे लगेगा बॉक्स में, बॉक्स पे कितना जगह पे टी लगेगा, दो जगह या एक जगह, जल्दी बोलिएगा। वेरी गुड, स्ट्रिंग बॉक्स को सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है। दूसरा पॉइंट तो मैन के हाथ में था, अब मैन अब आपका सिस्टम का पार्ट है नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। अब ये हो गया टी। और क्या यहाँ पे भी बोल सकते हैं अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो T = N + M2G। और भाई आपके पास दो इक्वेशन मिल गया और दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, लिख लीजिए, लिखिए, हो गया, ओके, सॉल्व कर चुके हैं। कैटलिस्ट के क्लास में सब लोग आते हैं तो प्रॉपर थोड़ा सा एनर्जी लेवल बना कर आना है, ऐसा नहीं कि सारा एनर्जी लेवल कहीं और यहाँ पर जैसे तो पहुँच गया। क्योंकि मैं आपके क्लास के लिए प्रॉपर अपने आप को रेडी करके आता हूँ, मतलब प्रॉपर खाना खा के रेस्ट करके, ताकि मैं क्लास में अच्छे से एक्टिंग कर सकूँ। टीच करना है ना एक्ट, तो प्रॉपर वे में, ताकि क्लास में माहौल बना रहे, रिदम बना रहे, क्लास का एनर्जी लेवल बना रहे। नॉट लाइक दैट कि हाँ सर आप बस पहुँच गए हैं, क्योंकि आपका लर्निंग प्रोसेस है, आपको बहुत एनर्जेटिक होना पड़ेगा। कभी कभी तो क्लास का एनर्जी इतना डाउन दिखता है ना कि मतलब ठीक है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मतलब मज़ा नहीं आता है। किसी दिन पढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसी दिन बस पहुँचे हुए हैं, आए हुए हैं। आपके एज मतलब जिस 10th के बाद 11th में हम लोग का अलग एनर्जी लेवल था भाई,
अलग नेचुरल लेवल, अलग नेचुरल लेवल, मतलब कुछ भी कर गुजरने का, कुछ भी कर गुजरने का। और ऐसा नहीं कि हम लोग का लाइफ हेक्टिक नहीं था, हम लोग का भी लाइफ हेक्टिक था। सबसे बड़ा हेक्टिक तो एक था कि खुद से खाना बनाना। सुबह शाम तक एक दिन खाना बनाइए तो दिमाग सेंटर पे आ जाएगा नहीं। और बैचलर लाइफ 2 साल खुद से सुबह शाम खाना बनाना, सबसे बड़ा हेडेक तो ये होता है कि आज हल्दी ख़त्म हो गया, कल नमक ख़त्म हो गया, करेक्ट। और वहाँ पे टाइम भी बचाना है। ऐसा नहीं खाना बनाने के लिए आप नहीं कहीं पे गए हैं, बैचलर लाइफ जीने के लिए आप तैयारी करने के लिए कहीं पे गए हैं, कोई पेरेंट्स नहीं हैं। 10-15 दिन तो ऐसे ही इमोशनल ब्रेकडाउन रहिएगा कि पेरेंट के साथ अब नहीं है, करेक्ट। लगेगा कि पता नहीं कितना, घर पे तो बिल्कुल लिव लाइक किंग साइज, राइट, किंग टाइप उस एक से होता है ना। और यहाँ पे आ गए तो बिल्कुल कोई पूछ नहीं रहा है। तो भाई सिटी में आपको कौन पूछेगा, कोई आपको जानता नहीं है। अब थोड़े आप अपना वहाँ पे पूछने के लिए कि मुझे कोई भाव देगा, ये करेगा, वो उसके लिए आए हैं। आप रिजल्ट दीजिए, फिर अपने आप चमक जाइएगा, करेक्ट। हाँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग यहाँ के पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत ही प्यार से। हालांकि हर पेरेंट्स कोशिश करता है लेकिन मतलब एक रफ एंड टफ लाइफ आप लोग का नहीं है। देखते हैं कितना प्यार से लेकर आते हैं, लेके जाते हैं सही से टाइम से, चाहे जिस भी लेवल का पेरेंट्स, लेकिन बहुत प्यार से बच्चों को रखते हैं। मतलब समटाइम्स तो बोलने भी आते हैं कि सर पढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये मत बोलिएगा कि से मैं आपको आके शिकायत किया हूँ। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने बच्चे के बारे आ रहे हैं मुझसे बताने के लिए कि देखिए वो घर पे तो पढ़ नहीं रहा है, बट प्लीज़ ये बात मैं आकर ये बात बोला हूँ वो मत बोलिएगा। जैसे कल का ही एक स्टोरी बताता हूँ। एक स्टूडेंट फर्स्ट टाइम 2 साल में या 1 साल में, 12th क्लास का स्टूडेंट की बात है, ऑफलाइन क्लास करने के लिए आया। किसके लिए? फर्स्ट टाइम। तो जब फर्स्ट टाइम आएगा तो वो तो ऑनलाइन में मुझे सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं। मेरा क्लास में ये तो नहीं होता है ना कि आप क्लास में इन कर गए 10 मिनट, सर मैं थोड़ा आता हूँ घूम कर, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो एक बार आ गए तो आ गए, ठीक है, हाँ बाथरूम वगैरह जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर आते हैं और फिर गए नीचे से थोड़ा सा किसी से मिल लिए, पार्टी कर लिया, फिर सर आ गए क्लास लास्ट में 15 मिनट, ऐसा कर सकते हैं? वो स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं था। अब पेरेंट्स लाकर यहाँ पे छोड़ दिए, मदर आए थे छोड़ने के लिए, तो अटेंडेंस लगाए। अटेंडेंस लगाते ही वो चांस की बात है, जो वहाँ पे बैठते हैं तो सब लोग एक्टिव रहते हैं, कौन बच्चा क्या कर रहा है आपको पता नहीं चलेगा, बट रिजल्ट लिया जाता है ना। फिर अचानक से बोलते हैं सर मेरा कोई मैसेज आ गया, मेरा कहीं और क्लास है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेरा क्लास करने के लिए आए हैं, फिर कहीं और से क्लास का आ गया और फर्स्ट टाइम आए हैं। तो चले थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, अनयूजुअल लगा, ऑकवर्ड नहीं अनयूजुअल कि ऐसा। तो हाँ, तो वहाँ कॉल कर दिया गया पेरेंट्स को। अब फिर वो क्या बोल रहे थे कि सर फिर मेरा 1 घंटे के बाद क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं 1 घंटा में क्लास यहाँ पे आ जाऊँगी। मतलब सिचुएशन को समझिए, सिग्नेचर कर दिए, 1 घंटा बाहर रहेंगे, फिर बीच में मेरा क्लास करने के लिए आएंगे, गेस्ट अपीयरेंस, राइट, ताकि पेरेंट्स लेने आए तो नजर आए कि मैं यहाँ पे हूँ। भाई कमाल का था। नहीं था कमाल का? मैं भी आप ही के साथ 10 मिनट हंस रहा था जब सुना तो ऐसा नहीं करना है। किसको चीट कीजिएगा? अपने आप को कीजिएगा, किसी को नहीं। करियर बनेगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका आप ही को मिलेगा स्टूडेंट। जब पैसा आएगा ना तब लाइफ अलग लेवल पे आप लेके जाएंगे। अभी तो आप क्या पार्टी कीजिएगा, बहुत रिक्वेस्ट कीजिए, 100, 200, 1000, 2000 मिलेगा, राइट, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? या प्लस अभी तो आपका क्या है, इसलिए पहले अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छा लेवल पे जाइए। कुछ पैसा के लिए नहीं, बहुत लोग तो बोलता है ठीक है मेरे देवता के पास बहुत पैसा है, वो पीछे देखते थे, खुद का नहीं देखते थे पीछे। तो ठीक है वो सब कुछ सही है, बट क्वालिफिकेशन सिर्फ एक पैसे कमाने का भी नहीं होता है। क्वालिफिकेशन मतलब आप क्वालिफाइड है तो कहीं पे खड़ा होकर आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। समटाइम्स आपको स्लीपर पहना हुआ आदमी लगेगा कि नहीं ये तो ऐसे है, लेकिन जब वो बात करेगा ना तो आप हिल जाइएगा, राइट।
आप आईआईटी कैंपस के अंदर एक आध बार घूमने जाइएगा तो वहाँ पे 90% देख के लगा अच्छा ये आईआईटीएन होगा, देख के पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा एक खुला रहेगा, मुड़ा रहेगा, एक बाल ऐसा रहेगा, एक चप्पल ऐसे रहेगा, तब बात कीजिए 2 मिनट 5 मिनट में आपको उड़ा देगा हवा में। दे आर हाईली वोलेटाइल। 5 साल में 5 कंपनी चेंज करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ भाई वो क्रीम ब्रेन लेकर पहुँचा है। इसको देखने से उसको लुक में बन चाहिएगा, तो वो चाहिए ना। तो और सब कुछ स्मार्टनेस आ जाता है जब क्वालिफिकेशन आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगा, तो आपके पास कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा। फिर ये मैटर नहीं करेगा कि हाँ एडिडास का जूत शूज पहनेंगे तब अच्छा शायद दिखेंगे और अच्छा बोलेंगे, ये मैटर ही नहीं करेगा। मतलब उनके पेरेंट्स का मतलब है तो बहुत हाई बीपी में भाई तबीयत ख़राब हो जाता। समझते हैं पेरेंट्स को कितना शौक लगेगा, तैयारी है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, कुछ और एग्ज़ाम आने वाला है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बहुत होप है पेरेंट्स का, तो प्लीज़ मन लगा के 2 साल पढ़िए। हर साल नया साल आएगा, पार्टी करने का लाइफ में बहुत टाइम मिलेगा। ये बिल्कुल पीक टाइम है मेकिंग करियर। 11th एंड 12th इज हाईली क्रूशियल फेज। जब बन गए तो बन गए, अब बिगड़ गए तो इसका फाउंडेशन, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसका लेवल से आप आईआईटीएन ही बन जाएगा, ये मेरा नहीं गारंटी है, बट इतना गारंटी कि अगर यहाँ तक नॉलेज अगर सही से हो गया तो उसके लेवल का कोई भी एग्जाम रहेगा तो आपको तो इतना तो गट्स रहेगा कि बैंकिंग सेंग तो ऐसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपका माइंड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी कभी डेवलप जो माइंड होता है उसका बहुत जगह यूज आ जाता है। इतना टफ एग्ज़ाम का तैयारी कर लिए तो नीचे वाला एग्ज़ाम का तो आपको ऐसे ही आसान नज़र आ जाएगा, इसलिए वो भी बहुत जगह फ़ायदा हो जाएगा। चलिए सब लोग एचसी पर निकलिए। पेज नंबर 80, पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 24। नहीं लिख रहा है कोई बात नहीं है। यहाँ पे फ़ोटो खींचिए, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट टाइम से लेकर आइएगा, इसी को सॉल्व करूँगा। ठीक है, इस पेज को और इस पेज का फ़ोटो खींचिए। तो अभी पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कीजिए। आपके पास नहीं है फ़ोटो? ठीक से खींच लिए हैं स्टूडेंट? मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं? कीजिए तो। आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जिनके पास एचसीबी यहाँ पे नहीं है, मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 24,
चलिए, एक कितना सेंटीमीटर का है? और क्वेश्चन में, अरे एक कोई ब्लॉक है, राइट? क्वेश्चन में निकालना क्या था? फोर्स एक्सर्टेड ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। ब्लॉक तो एक ही है, इसी के बीच में इस वाले पार्ट ए, उस वाले पार्ट पे ए वाला पार्ट कितना बड़ा फोर्स लगाएगा, ये करना था। तो खुद सोचिए, यहाँ देखिए, किसी भी रॉड को या ब्लॉक को, किसी भी रॉड को और ब्लॉक को अगर आप ऐसे फोर्स लगाकर खींचेंगे तो क्या होगा? उसमें क्या टेंशन क्रिएट होगा? क्या क्रिएट होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्रिएट होगा। कंप्रेसिव या लॉन्गिट्यूडनल? टेंसाइल। किस कैरेक्टर का? क्योंकि आप खींच रहे हैं, करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट एक दूसरे में कैसा फोर्स आएगा? नॉर्मल का नहीं, टेंशन का। कैसा लगाएगा? करेक्ट है ना? चलिए एक काम, अब एक बात बताइए, ये 20 कितना न्यूटन था? 20 न्यूटन। कितना स्ट्रिंग है आपके पास? 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ए है और एक स्ट्रिंग ए है। स्ट्रिंग के इस किनारे पे जो फोर्स लगा रहा है वही तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा टेंशन। अब तो ट्रस्ट हो गया है। स्ट्रिंग का इस किनारा से यहाँ तक टेंशन क्या रहेगा? 20 न्यूटन। तो 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट का एक्सेशन और 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट का एक्सेशन, अब पूरे ब्लॉक का एक्सेशन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? तो पहले पूरे ब्लॉक का एक्सेशन निकाल लेते हैं। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। पहले पूरे ब्लॉक का कौन कौन सा फोर्स? mg। यहाँ देखिए, और कौन सा फोर्स? और एक इसमें मान लेते हैं T1, ऐसे मान लेते हैं T2। ऐसे आपके अकॉर्डिंग किधर जाना चाहिए ब्लॉक? मुझे तो इधर जाना चाहिए, क्योंकि इधर का टेंशन ज़्यादा है, इधर का टेंशन कम है। ये मूव करेगा, उसके लिए mg और n रिस्पॉन्सिबल है क्या? तो इसका एक्शन मान लेते हैं। तो देख के पता चल रहा है एवरीवन, तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को हेलो, हाँ मैम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आप एक काम कर सकते हैं, उनको भी आप वहाँ से ही क्लास करने दीजिए, क्योंकि आज का एक ही क्लास है। तो अच्छा, 2 क्लास है उनका, हाँ उनको भेज दीजिए, मैथ, हाँ ठीक, मैथ का क्लास है उनका, मैथ और फिजिक्स भी है, ठीक है। नहीं, आज है मैथ और फिजिक्स। मैं कॉल करूँगा क्लास के बाद, क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। पता चल गया ना, पेरेंट्स को कॉल आते रहता है, अलर्ट रहिएगा। नहीं यार, मैं इस संडे तो नहीं, क्योंकि 1 जनवरी और 2 जनवरी सब लोग, बहुत लोग हैंग आउट करने जाएंगे, पिकनिक के जाएंगे, बाहर जाएंगे। इस संडे का, कमिंग संडे के नेक्स्ट संडे 11th क्लास के पेरेंट्स टीचर मीट रहेगा विथ स्टूडेंट। से पेरेंट टीचर मीट नहीं, पेरेंट टीचर एंड स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म PTS। अच्छा, PT पेरेंट हो गया, T हो गया, IM SM। नहीं, उसमें मैं आपके फेवर में ही काम करने वाला हूँ, आपका तैयारी के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे 3-4 महीना तो आपका फाउंडेशन बनाने में लगा है, राइट? अब जाकर आप मेरे अकॉर्डिंग, बट बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बना है बच्चे,
आपका जो शुरू से जो मुझसे पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल अप्रोच, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर बना है। अब यहाँ से चीज़ें बहुत बढ़िया से जा सकता है। जितना तरीके से मैथ वगैरह हर एक चीज़ का जितना टाइम दिया गया, बहुत प्यार से टाइम दिया गया है। देखते हैं आइसोमेरिज्म, सारा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप समझ लेते हैं। तो जो मेरा क्लास में आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन अगर समझ रहे हैं, ये भी आपका काबिल तारीफ़ है। वो जनरल क्लास नहीं है कि बस आइसोमेरिज्म का टाइप बता के निकल गए, वो एक लेवल का क्लास चल रहा है। उस चीज़ को आप समझ भी लिए, मतलब आप यू आर गोइंग फाइन, क्योंकि बिल्कुल इंडिया लेवल का जो ऑर्गेनिक है होता है वो चल रहा है आपका डीके सिंह का स्टाइल में, ठीक है। चलिए, तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, ऐसा कंपोनेंट 0, ऐसा कंपोनेंट 0, इक्वल टू क्या लिखिएगा, एम पे। T2 का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 32 ना, 32 माइनस 20 इक्वल टू व्हाट, मास कितना है 3 ए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, मुझे इस पॉइंट पे, इस पे फोर्स निकालना है 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे। तो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे फोर्स निकालना है ड्यू टू 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट। तो इसका तो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट का तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट का नाम M1 दे देते हैं, और ये वाला पार्ट का नाम क्या देते हैं, M2। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। यहाँ देखिए, जब M1 का बोला जाएगा तो सिर्फ M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जैसे ही M1 बोले तो M2 अब आपका सिस्टम का पार्ट है, M2 नहीं दिखाना है अब, करेक्ट। बस M2 के वजह से फोर्स दिखाना है, M2 नहीं दिखाना है। तो एक तो फोर्स रहेगा M1 जी, दूसरा क्या रहेगा, N1 बोल देते हैं। एक फोर्स रहेगा, क्या T2 लगेगा, T2 तो M2 पे लग रहा था, T2 किस पे लग रहा था, तब यहाँ जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलिएगा, इसका नाम दे दीजिए T3। क्या रहेगा, या कुछ F नाम दे दीजिए। और यह है फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। नहीं तो ये फोर्स, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा। अब इसी चीज़ को मुझे सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से रिलेट कर देना रहता। मतलब कल के डेट में मुझे क्या करना रहता ना, कि मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेक्ट, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समय करते, यहाँ पे मैं एक ब्लॉक रखता और इसमें स्ट्रेन पूछ लेता, इसके यंग मॉडल्स देकर। वैसे ही यहाँ पे इस सेक्शन पे, जिस सेक्शन पे मैंने ब्रेक किया, यहाँ पे स्ट्रेस पूछ लूँगा। अब वो स्ट्रेस रहेगा टेंसाइल स्ट्रेस, और स्ट्रेस इक्वल क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दे देंगे। बट यहाँ पे फोर्स निकल गया तो मेरा काम बन जाएगा। इसलिए अगर सब कुछ जानेंगे तब आप क्वेश्चन को मिक्स कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे सारे फोर्स को, तो M1 का एक्सेशन, अब पूरे ब्लॉक का एक्सेशन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो सारे फोर्स को राइट हैंड साइड में ब्रेक कर दीजिए, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड। तो F माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, F माइनस T1 इक्वल टू M1 टू A। एक्सेशन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। M1 का वैल्यू निकल जाएगा, क्या बोलकर, ऐसे बोलकर 30 सेंटीमीटर था तो मास 3 kg था, तो 1 सेंटीमीटर रहेगा तो मास 3/30 होगा। तो 10 सेंटीमीटर रहेगा तो मास कितना रहेगा, 3/30 इंटू 10, कितना kg, 1 kg, करेक्ट। ऐसे ही तो निकाले थे, इस टाइप का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे F इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 प्लस M1A, ठीक है ना। और T1 कितना था 20, M1 कितना था
1 और ए कितना था 4, आंसर इज 24 न्यूटन। देखिए तो आंसर है 24 न्यूटन। है ना? वेरी फ्रैंकली बहुत टफ क्वेश्चन था, बट ब्रेक करने के लिए आ गया कि कैसे चीज़ों को ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 बनाइए पहले। HCB का क्वेश्चन नंबर 25। और 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। जैसे सिखा रहे हैं वैसे ही बनाइएगा। ऐसा नहीं कि सीखने के टाइम पे मेरा मेथड, बनाने के टाइम पे खुद का मेथड। जैसे यहाँ पे तोड़ों को समझाते हैं वैसे ही बनाइए। M1 M2 का, मैं M1 M2 का एक साथ फ्री डायग्राम बनाता है, अलग अलग तोड़ते हैं। नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन कीजिए। ऐसा कैसे करेंगे भाई, सिखाते कुछ और हैं। M1 ये ऐसे रखा हुआ है या ऐसे रखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक, देन ऐसे करेंगे। और इसके लिए कैसे कीजिएगा, आप बार बार देख रहे हैं ब्लॉक अगर इंक्लाइन पे तो इंक्लाइन सरफेस में बनाता हूँ, तब एफडी ड्रॉ करता हूँ। दोनों अपना सेपरेट सेपरेट बनाइए, पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए। हो गया आंसर? कितना कितना आया ऑनलाइन स्टूडेंट? 1। इस और मतलब जी का वैल्यू आप 10 लिए हैं, राइट? वेरी गुड।
दोनों का मास सेम है नहीं, M1 एंड M2, और A3 है या 4 है या 5 है, तो डैम से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया होगा। तो क्या इस एंगल को 53 बोल दें? ऐसा एक ट्रायंगल था ना 3, 4, 5 का, और ये एंगल कितना रहेगा 37। एंगल तो निकल गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होते ही आप साइन थीटा कॉस थीटा का अप्लाई कर सकते हैं। एनीवे, तो जब आपको नहीं पता है तो मान लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन इधर है, कुछ तो सपोज करेंगे, तो इसका एक्सप्रेशन इधर, तो इसका भी एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ये मान कर सॉल्व करते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया देन वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो साइन को क्या मेक इट पॉजिटिव बना देंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे यहाँ देखिए M1 का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाए होंगे आप, भाई अलग अलग तोड़ कर बनाइएगा वीडियो, आपका बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस है, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं चलना है। ये 53 डिग्री है, M1 ऐसे है तो ऐसे ही दिखाइएगा, M1G और यहाँ पे T। ये एंगल कितना 37 ना, क्या लिख सकते हैं, और एक N रहेगा, N1 कर दीजिए, M1G cos 37 कितना है cos 37 और माइनस T इक्वल टू व्हाट M1 है। ये तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है इसके लिए, राइट। ये एंगल कितना है 37 ना, तो भाई ये एंगल कितना रहेगा 53, तो ये कितना रहेगा 180 माइनस 53, ये क्या हो जाएगा M2G AN2, और ये क्या रहेगा T। सारे फोर्स को इस तरफ रिजॉल्व कीजिए, क्या लिखिएगा N का N2 का कंपोनेंट तो 0 आ जाएगा, क्या डायरेक्टली कर दे T और माइनस M2G cos 53, ऐसे लिखना चाहिए cos 180 माइनस 53, बट cos 180 माइनस 53 क्या हो जाएगा माइनस cos 53, करेक्ट है ना, इक्वल टू व्हाट M2 है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिए तो T और T आपस में गायब हो जाएगा, और A इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड एडिंग फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, A इक्वल टू M1G cos 37 माइनस M2G cos 53 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। देखिए तो आंसर पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है देखिए, मतलब कट कूट के आंसर G/10 आया था, आंसर G/10 दिया हुआ है बुक में, G के टर्म में आंसर दिया हुआ है, और G का वैल्यू अगर 10 पुट करते हैं तो 10/10 इक्वल टू 1 आएगा, करेक्ट है ना। चलिए, क्योंकि M1 M2 तो M1 1 M2 1 और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, बाकी सॉल्व करिएगा ये आंसर आ जाएगा। और पॉजिटिव आया है इसका मतलब वी आर करेक्ट, हम लोग यहाँ पे सही हो गए। अब आज जो भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे बोल रहे हैं सिर्फ उसी को बना के घर से लाना है, अरे को भूलना नहीं है। HCB का होमवर्क, HCB में 2 हेडिंग रहता है, एक रहता है वर्कआउट एग्जाम्पल मतलब सॉल्व किया हुआ, और एक है एक्सरसाइज, राइट। तो HCB का क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का, और फ्रॉम एक्सरसाइज 12, जो नहीं बोलेंगे उसको भी ट्राई नहीं करना है। 12 के बाद 22 के बाद 23 और 23 जो भी स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे, जो भी सॉल्व करेंगे उनको नेक्स्ट क्लास बढ़िया से अगर बना के लाए हुए हैं खुद से, कहीं इधर उधर से नहीं, ठीक है। और अगर इधर उधर से आप सॉल्व भी कर लीजिएगा तब भी मुझे 1 मिनट में चेक हो जाएगा कि आप खुद सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन की पॉइंट पूछ लूँगा कि क्या सोच के सॉल्व किए। नहीं बनता है कोई बात नहीं है। 23, 24, 25 तो हम लोग ही सॉल्व कर लिए यहाँ पे। 23 के बाद
26, 26 के बाद 27, अभी 28 बिल्कुल भी नहीं देखना है, 28 नहीं दे रहा हूँ। 27 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32 और 32 के बाद 34, 34 के बाद 35 का देखिए, तो 35 आपके सामने बुक अगर है तो इस टाइप का 35 टाइप का क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 35 लिख लीजिए फॉर बेटर प्रैक्टिस। चलिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो आज थर्सडे है और कमिंग वेडनेसडे, और बीच में बहुत सारा क्लास, अभी आपका छुट्टी भी हॉलीडे भी चल रहा है, तो आराम से आप इस पर 3 आवर तो दे ही सकते हैं, 3 आवर या 4 आवर बन जाएगा ये प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में, ये सारे प्रॉब्लम मुझे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करना है, तो आप पहले बना के आइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। क्या चीज़ का डाउट है? लेकिन मैं बैठ रहा हूँ, लेकर आइए। और आपका मैथ का क्लास उस क्लास में होगा।